नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसकी सबसे अनोखी चीजों में से एक है वो सील्स, है ना, मतलब स्टीटाइट पत्थर की बनी हुई मोहरें। हाँ, जिन पर अक्सर जानवरों की तस्वीरें होती हैं और एक स्क्रिप्ट, एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये बात मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट करती है। सही कहा। और ये स्क्रिप्ट ही नहीं, बल्कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, जैसे उनके घर, बर्तन, गहने, औजार, वो सब हमें उस जमाने की एक झलक देते हैं। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट्स इन मिली हुई चीजों से क्या मतलब निकालते हैं और कैसे ये व्याख्याएं समय के साथ बदल भी सकती हैं नई खोजों के साथ। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये सभ्यता फैली कहाँ तक थी। मतलब सोचिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से लेकर भारत में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक कितना विशाल क्षेत्र था। वाकई। और इसका समय, ये कब की बात है? इसका समय काल मोटा मोटा करीब 6000 बीसीई से 1300 बीसीई तक का माना जाता है। इसे आर्कियोलॉजिस्ट 3 हिस्सों में बांटते हैं: अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन जो इसका सबसे विकसित शहरी दौर था, लगभग 2600 से 1900 बीसीई। अच्छा, मैच्योर हड़प्पन। हाँ, और फिर लेट हड़प्पन जब इसका पतन शुरू हुआ। आज हम खास तौर पर मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों की विशेषताओं पर बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए मोहनजोदारो से शुरू करते हैं। उसका जो अर्बन प्लानिंग था, शहर की योजना, वो तो कमाल की थी। शहर 2 हिस्सों में था, है ना? सिटाडेल और लोअर टाउन। बिल्कुल। सिटाडेल यानी गढ़ी, जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना छोटा इलाका था, और लोअर टाउन जो नीचे बसा हुआ बड़ा हिस्सा था। और दोनों की किलेबंदी थी, दीवारों से घिरे हुए, और इमारतें भी ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर बनी थीं, मतलब बाढ़ वगैरह से बचाव के लिए शायद। हाँ बिल्कुल। और भी कई चीजें प्लानिंग दिखाती हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल। मतलब पूरे इलाके में हजारों किलोमीटर तक ईंटों का साइज और अनुपात, वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का रेशो एक जैसा था। अविश्वसनीय। उस जमाने में इतनी यूनिफॉर्मिटी। और ड्रेनेज सिस्टम, वो तो लाजवाब था। सड़कें और गलियां एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। घरों का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से सड़क की मुख्य नालियों में जाता था। और घरों के अंदर भी काफी सुविधाएं थीं, जैसे आंगन, और प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया था। हाँ, घरों के बीच में आंगन होता था और ग्राउंड फ्लोर पर सड़क की तरफ खिड़कियां नहीं होती थी, ताकि अंदर का ना दिखे। लगभग हर घर में अपना बाथरूम था और कई घरों में तो कुआं भी मिला है। अच्छा, और सिटाडेल पर कुछ खास इमारतें भी थीं, जैसे वेयरहाउस और वो मशहूर ग्रेट बाथ। हाँ, सिटाडेल पर कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो शायद सार्वजनिक इस्तेमाल की थीं। वेयरहाउस एक बड़ी इमारत है, हो सकता अनाज रखने के काम आती हो। और ग्रेट बाथ, वो तो एक बड़ा आयताकार टैंक है, पक्की ईंटों का बना हुआ, जिसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। इसका इस्तेमाल शायद किसी खास मौके पर नहाने, मतलब रिचुअल बाथ के लिए होता होगा। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट का यही अंदाजा है। इसके स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि ये आम नहाने की जगह नहीं थी, इसका कोई खास महत्व रहा होगा। ठीक है, अब जरा उनके खाने पीने यानी सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। क्या खाते थे वो लोग? वो अनाज भी उगाते थे और पशु भी पालते थे। अनाज में गेहूं, जौ, दालें, चना, तिल मिले हैं। गुजरात जैसी जगहों से बाजरा भी मिला है। और जानवर? जानवरों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर के अवशेष मिले हैं। मछली और मुर्गे भी खाते थे। खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते थे, जिसके मिट्टी के मॉडल मिले हैं, और शायद बैल खींचते थे। सिंचाई का क्या इंतजाम था? सिंचाई के भी सबूत हैं। अफगानिस्तान में शौटुघाई जैसी जगहों पर नहरें मिली हैं। कुओं का इस्तेमाल तो था ही, और धोलावीरा जो गुजरात में है, वहां पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय मिले हैं। और हाँ, घरों में अनाज पीसने के लिए पत्थर की चक्कियां, जिन्हें सैडल क्वार्न्स कहते हैं, वो भी मिली हैं। क्या हमें समाज में फर्क, मतलब सोशल डिफरेंसेस के बारे में कुछ पता चलता है? कौन अमीर था, कौन गरीब? ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट 2 चीजों पर गौर करते हैं। एक तो बरेल्स यानी कब्रें, और दूसरी लग्जरीज यानी विलासिता की चीजें। कब्रों से कैसे पता चलता है? कब्रों की बनावट में फर्क हो सकता है, या उनमें रखे सामान में। किसी कब्र में ज्यादा मिट्टी के बर्तन या गहने मिल सकते हैं। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि हड़प्पन्स आमतौर पर मृतकों के साथ बहुत कीमती चीजें नहीं दफनाते थे। और लग्जरीज, विलासिता की वस्तुएं?
लग्जरीज उन चीजों को माना जाता है जो या तो दुर्लभ हो या महंगी सामग्री से बनी हो या जिन्हें बनाने में कोई खास जटिल तकनीक लगती हो, जैसे फेयॉन्स के छोटे बर्तन। फेयॉन्स एक तरह का पदार्थ है जो घिसी हुई रेत या सिलिका को मिलाकर पकाकर बनाया जाता था, चमकीला सा। अच्छा। हाँ, तो ये फेयॉन्स के बर्तन या सोने के गहने जैसी चीजें लग्जरीज मानी जाती हैं, और ये ज्यादातर मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में मिली हैं, छोटी बस्तियों में कम। इससे लगता है कि शायद शहरों में ज्यादा अमीर लोग रहते थे या वहां ऐसी चीजों का ज्यादा चलन था। क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी दस्तकारी का भी जिक्र आता है। ये कितना महत्वपूर्ण था? बहुत ज्यादा। कुछ बस्तियां तो खास तौर पर क्राफ्ट के लिए ही जानी जाती हैं, जैसे चन्हुदारो। ये एक छोटी सी जगह थी, लेकिन वहां बीड मेकिंग यानी मनके बनाना, शेल कटिंग यानी शंख काटना, मेटल वर्किंग यानी धातु का काम, सील मेकिंग यानी मोहरे बनाना और वेट मेकिंग यानी बाट बनाना, ये सब काम होते थे। और शंख काटने के लिए तो शायद समुद्र के पास वाली बस्तियां जरूरी होंगी। बिल्कुल। नागेश्वर और बालाकोट ऐसी ही बस्तियां थी जो समुद्र तट के पास थी, और वहां शंख से बनी चीजों का काम होता था। मनकी किन चीजों से बनते थे? अरे बहुत तरह की चीजों से। कार्निलियन जैसा खूबसूरत लाल पत्थर, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट यानी मुलायम पत्थर, फिर धातु जैसे तांबा, कांस से सोना, और शंख, फयांस, पकी मिट्टी भी। मतलब काफी वैरायटी थी। हाँ, और उनको बनाने की तकनीकें भी अलग अलग थी। जैसे स्टीएटाइट जो मुलायम होता है, उसके पाउडर से मन के ढाल लेते थे। कार्निलियन को खास तापमान पर पकाकर उसका लाल रंग और गहरा किया जाता था। फिर घिसाई, पॉलिशिंग और सबसे मुश्किल काम उनमें बारीक छेद करना। आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि ये किसी जगह पर ये सब बनता था? वहां मिले कच्चे माल से, बनाने के औजारों से, अधूरे बने सामान से, और सबसे ज्यादा बनाने के बाद जो कचरा बचता है उससे। ये सब क्राफ्ट प्रोडक्शन के पक्के सबूत होते हैं। इतना सारा कच्चा माल आता कहाँ से था? क्या बाहर से मंगवाते थे? हाँ जरूर। कुछ चीजों के स्रोत के पास ही उन्होंने बस्तियां बसा लीं, जैसे नागेश्वर शंख के लिए, शॉटुगाई दूर अफगानिस्तान में लैपिस लजूली के लिए, या लोथल गुजरात में कार्नेलियन के लिए। और दूर की जगहों से? दूर की जगहों से माल मंगवाने के लिए वो अभियान भी भेजते होंगे, जैसे राजस्थान के खेतरी इलाके से तांबा या दक्षिण भारत से सोना लाने के लिए। और उनके व्यापारिक संपत्ति तो बहुत दूर तक थे, ओमान तक, जिसे शायद वो मगन कहते थे। ओमान से क्या आता था? तांबा। ओमान के तांबे में निकल के अंश मिले हैं, जो हड़प्पन कलाकृतियों के तांबे में भी पाए गए हैं। और ओमान में एक खास तरह का हड़प्पन मर्तबान भी मिला है। शायद उसमें कुछ भरकर वो यहाँ से ओमान भेजते थे और बदले में तांबा लाते थे। और मेसोपोटामिया से भी संपर्क थे? हाँ, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा नाम की जगह का जिक्र है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पन इलाका ही था। वहां के लेखों में लिखा है कि मेलुहा से कार्नेलियन, लैपिस लेजुली, तांबा, सोना और कई तरह की लकड़ियां आती थीं। इसका मतलब समुद्री व्यापार भी होता था। बिल्कुल। कुछ सील्स पर जहाजों और नावों के चित्र मिले हैं, जो समुद्री रास्ते से व्यापार का संकेत देते हैं। और ये सील्स और सीलिंग्स जिनका हमने शुरू में जिक्र किया, इनका व्यापार में क्या रोल था? ऐसा लगता है कि सील्स का इस्तेमाल लंबी दूरी के संचार में होता था। जैसे अगर कोई सामान कहीं भेजा जा रहा है तो उसकी गठरी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर सील से छाप बना दी जाती थी। इसे सीलिंग कहते हैं। अगर छाप सही सलामत पहुंची तो मतलब रास्ते में सामान से छेड़छाड़ नहीं हुई, और सील पर बनी आकृति या स्क्रिप्ट शायद भेजने वाले की पहचान बताती हो। और वो स्क्रिप्ट, उसके बारे में कुछ और पता चला है? वही कि वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह हैं, अक्षर नहीं। और ये शायद दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि दाईं तरफ ज्यादा जगह छोड़ी हुई लगती है और बाईं तरफ अक्षर पास पास हो जाते हैं, जैसे लिखते हुए जगह कम पड़ गई हो। और बाटों का क्या? वो भी तो बड़े स्टैंडर्डाइज थे। हाँ, उनके बाट चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे, ज्यादातर क्यूब के आकार के, बिना किसी निशान के, लेकिन उनका वजन बड़ा सटीक होता था और वो एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली का हिस्सा थे। छोटे बाट बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे, 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे दुगने होते जाते थे। अच्छा, बाइनरी। हाँ, और बड़े बाट डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। ये सटीकता व्यापार के लिए बहुत जरूरी रही होगी। इतनी प्लानिंग, यूनिफॉर्मिटी, व्यापार, तो कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई शासन व्यवस्था तो रही होगी। क्या कोई राजा था? ये हड़प्पन सभ्यता का एक बहुत बड़ा सवाल है। कलाकृतियों में एक रूपता, जैसे बर्तन, मोहरें, बाट, ईंटें, बस्तियों की प्लानिंग, ग्रेट बाथ जैसे बड़े सार्वजनिक निर्माण,
ये सब इशारा करते हैं कि कोई ना कोई मजबूत संगठन या अथॉरिटी जरूर थी जो ये सब करवाती थी या नियम लागू करती थी। लेकिन वो अथॉरिटी कैसी थी? राजा था, पुजारी था? ये कहना मुश्किल है। मोहनजोदारो में एक बड़ी इमारत मिली है जिसे कुछ लोग महल मानते हैं, पर पक्का नहीं है। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है, क्योंकि वो देखने में किसी धार्मिक या राजकीय नेता जैसी लगती है, पर यह सब सिर्फ अनुमान है। तो क्या संभावनाएं हैं? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद कोई एक शासक नहीं था, बल्कि हर बड़े शहर जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा का अपना अपना शासक रहा हो। कुछ मानते हैं कि पूरा इलाका एक ही राज्य था, और कुछ ये भी सोचते हैं कि शायद कोई राजा था ही नहीं, बल्कि एक तरह की सामूहिक शासन व्यवस्था थी, कोई काउंसिल या कमिटी जैसा, शायद एक तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। और फिर इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। हाँ, लगभग 1800 BCE के आसपास जो मिच्योर हड़प्पन दौर था वो खत्म होने लगा। लोग धीरे धीरे बड़े शहर छोड़कर जाने लगे। वो खास चीजें जो हड़प्पन सभ्यता की पहचान थीं, जैसे बाट, मोहरें, खास तरह के मनके, लिखाई, लंबी दूरी का व्यापार, ये सब गायब होने लगे। मकान बनाने की तकनीक भी खराब हो गई, ऐसा सुना है? हाँ, बाद के दौर में मकान उतने सुनियोजित तरीके से नहीं बने। इसके कारण क्या थे, ये पूरी तरह साफ नहीं है। कई अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, शायद मॉनसून कमजोर पड़ गया हो या बाढ़ें ज्यादा आने लगी हों, जंगलों की अत्यधिक कटाई से जमीन खराब हो गई हो, नदियों का रास्ता बदल लेना या सूख जाना, जैसे शायद सरस्वती नदी, या फिर जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। हो सकता है इनमें से कई कारण एक साथ जिम्मेदार रहे हों, या शायद जो भी उनकी शासन व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ गई हो, हड़प्पन राज्य का अंत हो गया हो। लेकिन लोग तो रहे, सभ्यता एकदम से गायब तो नहीं हुई। नहीं, लोग रहे, लेकिन जीवन शैली बदल गई। वो शहरीपन, वो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई। और हाँ, एक नई बात जो हाल की रिसर्च, खासकर राखीगढ़ी में मिले प्राचीन DNA के एनालिसिस से सामने आई है। हाँ, वो आर्कियोजेनेटिक रिसर्च। हाँ, वो ये बताती है कि हड़प्पा के लोग बाहरी नहीं थे, बल्कि इसी जमीन के मूल निवासी थे। उनकी जड़ें शायद 10,000 BC तक जाती हैं, और आज की जो दक्षिण एशियाई आबादी है उसमें उनकी जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी यानी आनुवांशिक निरंतरता मिलती है। ये खोज आर्यन प्रवास के पुराने सिद्धांत पर सवाल उठाती है। तो आज हमने देखा कि कैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, खुदाई में मिली चीजें हमें हड़प्पन जीवन की एक फैसिनेटिंग तस्वीर दिखाती हैं। उनके शहर, उनका खाना, उनका क्राफ्ट, उनका व्यापार। हाँ, और ये भी कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे इन सुरागों को जोड़कर कहानी बनाते हैं, और कैसे नई खोजें जैसे राखीगढ़ी DNA उस कहानी को बदल भी सकती हैं या उसमें नए पहलू जोड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वो स्क्रिप्ट सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। उनकी धार्मिक मान्यताएं असल में क्या थीं? समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं क्या थीं? जेंडर रूल्स। क्या ग्रेट बात का सच में वही मतलब था जो हम सोचते हैं? सामाजिक संरचना कैसी थी? ये सारे सवाल अभी बाकी हैं। हाँ, और इनके जवाब शायद भविष्य में होने वाली खोजों में छुपे हैं। और ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि अगर कभी वो स्क्रिप्ट पढ़ी जा सकी तो न जाने कितने और राज खुलेंगे। अतीत की ये कहानी और कितनी गहरी हो जाएगी।